स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक्स। लिखना है ना। हाँ जी, ये सारा लिखना ही है। नोट्स चाहे बंद कर दो, नोट्स आप घर पे जाके पढ़ना। सबसे पहले टॉन्सिलेक्टमी। ठीक है। टॉन्सिलेक्टमी क्या होता है? टॉन्सिल्स निकाल देते हैं। तो प्री ऑफ आपकी क्या टीचिंग्स रहेगी? सबसे पहले देयर शुड बी नो इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स बिफोर सर्जरी। मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट सारा चीजें करवाऊंगी पीडियाट्रिक्स में। चेक इन्फेक्शन, वही सर्जरी से पहले आप इन्फेक्शन चेक करते हो, ब्लीडिंग देखते हो, ब्लीडिंग टेंडेंसी। मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? APTT, PTT, INR, PT, ये सारी चीजें बिफोर सर्जरी। अभी इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट then give antibiotics and send home and instruct to come back after 3 to 4 weeks. Check loose teeth to reduce risk of aspiration. क्या आप सर्जरी कर रहे हो, टीथ लूज है उसके, तो वो अंदर जा सकते हैं, ये चेक करना है आपने। पोस्ट ऑफ क्या करोगे आप? गिव प्रॉन पोजीशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे को कौन सी पोजीशन देनी है आपने? प्रॉन पोजीशन आफ्टर सर्जरी टू चाइल्ड। ये एक ओनली कंडीशन है जिसमें आफ्टर सर्जरी बच्चे को क्या देते हैं? प्रोन पोजीशन। तो बच्चे का हेड बेड पे रहेगा तो सांस बंद हो जाएगी, तो क्या करना है आपने? कीप हेड टुवर्ड्स वन साइड। ये क्यों करते हैं? ताकि जो भी सिक्रीशंस है वो बाहर आती रहे टाइम टू टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, A+++ टॉपिक। हाँ जी। अगर बच्चा फ्रीक्वेंटली स्वेलोइंग कर रहा है, बार बार ऐसे पानी, जैसे हम पानी की घूंट भरते हैं हमारा गला मूवमेंट करता है ना, आवाज करता है, ऐसे अगर बच्चा बार बार कर रहा है, दैट मीन्स बच्चे को क्या हो रहा है? दैट मीन्स ब्लीडिंग। बच्चे के गले में ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग के दो मेन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, टैकिकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन। ये हाइपोवोलेमिक शॉक के साइन एंड सिम्टम है, दैट मीन्स पेशेंट को ब्लीडिंग। हाँ जी। मतलब देख लिया? पानी मुझे भी याद है। खूबसूरत लगी रही।
नहीं, एमप्लेक्स का तो बाहर ही कुछ हो सकता है, बट फिर एमप्लेक्स क्लियर कर लेना, कोई ना कोई गवर्नमेंट भी कर ही लेना। ठीक है। डन। कौन से? ऐश। ऐश ऐश। हम्म। हाँ जी। वो स्टूडेंट भी ने। हाँ जी। मतलब छोटे ने। 1999। मुझसे बड़े हैं। आपसे तो सारे ही बड़े हैं। तो आफ्टर 5 to 7 डेज सर्जरी के बाद भी ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, बिकॉज जो हीलिंग टिश्यू है वो भी बाहर निकल सकता है, तब ब्लीड कर जाएगा गला। तो डाइट में क्या करना है आपने इनिशियली, पहले 24 घंटे पेशेंट को दे देनी है आइसक्रीम, नॉट देनी। आइसक्रीम एंड मिल्क नहीं देना, नॉट गिवन। क्यों? आपने कभी आइसक्रीम और दूध पे आपकी टंग पे कोटिंग हो जाती है ना व्हाइट कलर की, जहाँ जो भी। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग भी नहीं, इकट्ठे भी नहीं देने, ये दोनों नहीं देने। बिकॉज जो टॉन्सिलाइटिस की आपने सर्जरी की है ना, जहाँ पे फ्यूचर लाइन है, वहां पे ये एक कोटिंग बना देगा। कोटिंग बन जाएगी तो हीलिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। नहीं, फर्स्ट 20 आवर्स, बिकॉज इट वुड कवर scar but कैन गिव आइस। आइस दे सकते हो। एंड ऑन डिस्चार्ज recommend to have ice cream, to may have, कि घर जाके वो आइसक्रीम दूध पी सकते हैं, बट फर्स्ट 24 आवर्स में। And you have been this is not the place. Not give citrus juices, but can give juice। स्वीट जूस दे सकते हैं, सिट्रस जूस नहीं देने, खट्टे। ठीक है, इरिटेशन हो जाएगी नहीं तो गले में। नॉट गिव कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कौन सी होती है? जिसमें फिज होती है, जैसे कि कोक हो गया, जैसे हम कोई बॉटल पुश करके आवाज आती है ना, पॉपअप की आवाज आती है, तो वो ड्रिंक्स आपने नहीं देनी। ड्रिंक्स दे सकते हो बट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं। अवॉइड रेड लिक्विड्स आफ्टर वीक्स ऑफ सर्जरी। हाँ, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। सपोज आपने रेड कलर का कुछ खाने को दे दिया, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, आपको लगा इसने तो रेड कलर का फूड खाया, हाँ बीट रूट दे दी, एक्चुअल में वो ब्लीडिंग हो रही है, आप कंफ्यूज कर रहे हो बीट रूट का कलर है। तो इसीलिए आपने कलर्ड फूड्स नहीं देने, रेड कलर। ये था टॉन्सिलेक्टमी। अभी जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज ड्रिंक्स, नॉर्मल वाली पानी दे सकते हो। हाँ, और नींबू पानी। सिट्रस नहीं देने आपने जिसमें काफी ज्यादा खट्टा होता है,
और जब फ्रीज होती है वो नहीं देते। काफी ये आते हैं रेड मार्केट में ड्रिंक्स, हमारे ही इंडिया में सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मिलती हैं। बाहर ड्रिंक्स के नाम पे काफी हेल्दी हेल्दी ड्रिंक्स भी होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वाले। हाँ। मैम, रेड ड्रिंक कौन से होते हैं? आपने लिखा ना, अवॉइड रेड लिक्विड आफ्टर वीक ऑफ सर्जरी। हाँ जी। मैम ये पॉइंट ना, आपने अवॉइड रेड लिक्विड, हाँ जी, वो हाँ जी, मुझे केड़े? आपका पॉइंट समझ आ गया। आप क्या पूछना चाहते हो? मैम रेड लिक्विड की हुंदा मतलब? रेड लिक्विड फूड, सपोज आप रेड कलर का फूड खा रहे हो, जैसे आप पॉप्सिकल, ठीक है, पॉप्सिकल आपने गोला खाया, बर्फ का गोला जिसपे रेड कलर का कलर था, वो खा रहे हो, पेशेंट के गले में चला गया। अभी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ब्लड है या वो रेड कलर है जो उसने गोले पे खाया। जब बीटरूट है, आपको पता है आपकी टंग रेड हो जाती है जब भी आप खाते हो, आप पेशेंट को बीटरूट दे देते हो, ठीक है। तो ऐसा खाना नहीं खाना जो कलर छोड़ता हो रेड कलर का। अगर ऐसा हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा वो ब्लीडिंग हो रही है या एक्चुअल में पेशेंट को कुछ खाए हुए का कलर। ओके ओके मैम। नेक्स्ट टॉपिक आता है लेरिंजियोमेलेसिया एंड कंजेनिटल लेरिंजियल स्ट्राइडर, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी। स्ट्राइडर होता है जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और एक सीटी का आवाज आने लगती है पेशेंट के गले में से, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी। बट अगर ये बाय बर्थ हो ना, तो दैट इज नॉट इमरजेंसी। दैट मीन्स कि एपिग्लॉटिस इसका क्या है, वीक है, इसीलिए स्ट्राइडर हर्ड हो रही है, हमें स्ट्राइडर सुनाई दे रही है। बट अगर पेशेंट को बिल्कुल नहीं था बाय बर्थ और 2-3 महीने के बाद एकदम से सुनाई दिया, तब दैट इज एन इमरजेंसी कि उसके गले में कुछ फंस गया है। नो मेडिकल इमरजेंसी, एमई का मतलब है मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। टर्न लग रही है कि करनी? अरे 28 किसने किया? मैंने नहीं करा, मैं हीटर ही मंगवा देती हूँ, देती हूँ ऐसे सस्ते में। मैंने नहीं करा। चलो हो गया, हो गया। ठीक है। तो सपोज आपके गले में सिक्का फंस गया, ठीक है, ट्रेकिया के अंदर। जो एपिग्लोटिस होता है ना, वो जब क्लोज ओपन होता है तब उसकी आवाज नहीं आती। जब किसी के सपोज गले के ट्रेकिया के अंदर कोई कॉइन फंस गया, कोई और चीज फंस गई, तो तब वो जो एपिग्लोटिस है ना, वो जब वो क्लोज और ओपन होता है ना, बड़ी टाइटली होता है, तब उसकी आवाज आती है। एक सीटी जैसी विसल की आवाज आती है गले से। अगर ये बाय बर्थ हो रही है, दैट इज नॉट मेडिकल इमरजेंसी है। अगर किसी को, दैट मीन्स उसको एपिग्लोटिस वीक है, उस एपिग्लोटिस से आवाज आ रही है। अगर किसी को एकदम से हो रही है, बाय बर्थ नहीं था, एकदम से बैठे बैठे होगी, समझो वो इमरजेंसी। अभी हमने वो पढ़ना है जो इमरजेंसी नहीं है, जो बाय बर्थ नहीं है वो पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 10 कंजेनिटल लेरिंजियल स्पाइडर इज नॉट a medical emergency if no problems of respiration, अगर सांस के रिलेटेड और रेस्पिरेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती तो दैट इज नॉट इमरजेंसी। बट अगर पेशेंट इसके साथ साथ क्या हो रहा है, बट इफ साइनोसिस प्रेजेंट,
लिखना आपने किसके ब्रांड नहीं। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप क्या करोगे? ईटी ट्यूब, सीपैप, बाईपैप, दीज आर वेंटिलेटर मोड्स, ये यूज कर लोगे बस। हाँ, तब तक आवाज आएगी। अगर पेशेंट को नॉर्मल वाला क्या हुआ, स्ट्राइडर, तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। कौन सा कलर लूं अभी? पर्पल। एपिग्लोटाइटिस, अभी ये टॉपिक है, ये है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई टॉपिक आना हुआ तो ये आ सकता है आपको। सुप्रा ग्लोटाइटिस भी बोलते हैं इसको। हैव यू एवर हर्ड अबाउट गालकोट टू बुखार? नहीं। तो ये वो है, दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, डिप्थीरिया की वजह से होता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाती है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस और एयरवे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके पास पेशेंट आएगा, एक बच्चा आया और उसके गले में थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन है, थोड़ी सी। अगर आपने बच्चे को गलती से कैनुला लगाना स्टार्ट कर दिया, जार उड़ा दिया, वो थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इस बच्चे को तब तक आप हाथ नहीं लगाओगे जब तक वहां पे डॉक्टर ना प्रेजेंट हो। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर में, ठीक है? ये रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है, बहुत जल्दी इसकी ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज होती जाती है। सस्पेक्टेड केस, अगर किसी के व्हाइट कलर की एक मेम्ब्रेन है माउथ के अंदर, उसको समझो क्या हो सकता है, एपिग्लोटाइटिस है शायद। नेक्स्ट है, और क्या होगा इसके अंदर? ड्रूलिंग। ये भी आपको पेपर में आ सकता है कि पेशेंट इज हैविंग ड्रूलिंग, बच्चा है इतनी उम्र का ड्रूलिंग कर रहा है लगातार, तो क्या हो सकता है? किस तरफ इशारा जाएगा? एपिग्लोटाइटिस की तरफ। हम्म।
ये ड्रूलिंग क्यों होती है? बिकॉज उसको डिफिकल्टी स्वेलिंग होती है टेकिंग ट्राइपॉड पोजिशन। वाइटल्स कौन ले सकता है? एलपीएन ले सकता है, यूएपी नहीं। अगर ये पेशेंट अनस्टेबल है सिर्फ आरएन वाइटल्स लेगी। आरएन नॉट इरिटेट। इस बच्चे को गलती से भी इरिटेट नहीं करना, ना ही आपने कोई इंस्पेक्शन असेसमेंट करनी है। अदरवाइज बच्चे को क्या हो जाएगा? एपिग्लोटाइटिस सीवियर हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में बच्चे का गला वो पूरा बंद हो जाएगा। ना ही इस बच्चे का ओरल टेम्परेचर लोगे या टिम्पैनिक टिम्पैनिक लोगे, बिकॉज ओरल टेम्परेचर अगेन वही थर्मामीटर डाल रहे हो मुंह के अंदर तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं करना। अवॉइड पेनफुल प्रोसीजर, अदरवाइज रेस्पिरेटरी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस। हाँ जी, फीड के लेने के हालत में है ही नहीं, अभी आईवी पे रखे। वो भी आईवी तब, कैनुला कब स्टार्ट करेंगे? जब डॉक्टर आएगा हमारे पास, जब ईडी ट्यूब डाल दी होगी तब। नो आईवी लाइन टिल इंस्पेक्शन बाय डॉक्टर। जब तक डॉक्टर नहीं देख लेता आप आईवी लाइन स्टार्ट नहीं करोगे। फिर बच्चा रोएगा, फिर बच्चे का गला बंद हो जाएगा, तो नहीं करना आपने। प्रिपेयर चाइल्ड फॉर इंटूबेशन, देन स्टार्ट और परफॉर्म एनी प्रोसीजर। पहले इंटूबेट करो पेशेंट को, देन आप कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करोगे, जैसे कि आईवी लाइन देनी है, कोई इंजेक्शन देना है, तब स्टार्ट करोगे जब आपने एक बार इंटूबेट कर लिया है। डू नॉट लेट द चाइल्ड स्टे अलोन, क्योंकि वो रोएगा, फिर रोने के साथ स्टिमुलेट हो जाएगा गला। आर एन ऑलवेज स्टेज विद बच्चा। देन एपिग्लोटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो क्या आप स्टार्ट कर दोगे? एंटीबायोटिक्स। कीप ऑक्सीजन एंड पीटी ट्यूब बेड साइड पे ही रखनी है, एक नहीं हो। सपोज क्या क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में इसके रिलेटेड, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन लिखवा देती हूँ मैं आपको। पेशेंट कम टू emergency room with drooling and taking tripod position.
तो व्हाट इज नर्सिंग एक्शन? नर्स क्या करेगी? बताओ, कुछ नहीं, खड़ी रहेगी चुपचाप? यस, नोटिफाई टू, खुद नहीं कुछ कर सकती, नोटिफाई टू डॉक्टर, डू नॉट स्टार्ट एनी प्रोसीजर। खड़े नहीं रहना रसन, कुछ नहीं करना हमने, करना है कुछ। डू नॉट स्टार्ट एनी प्रोसीजर। हर एक का अलग अलग होता है, हर हॉस्पिटल का, और कितना बड़ा इमरजेंसी रूम है उस पर भी डिपेंड करता है, कितनी स्टाफ की शॉर्टेज है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एपनिया। इट इज एपनिया। ठीक है। इन न्यूबॉर्न बेबी रेस्पिरेशन इरेगुलर होते हैं, जैसे हम लगातार सांसें लेते रहते हैं, ये बीच बीच में ब्रेक्स लेगा। ठीक है। समटाइम्स रेस्पिरेट, एपिग्लोटाइटिस, टॉर्च भी नहीं मारना, आपको मुंह खुलवाना पड़ेगा बच्चे का, फिर वो रोएगा। बस सस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब शक है हमें, बाकी डॉक्टर आके जब ईटी ट्यूब डालेंगे तब पता लगेगा एक्चुअल में है क्या। ठीक है। बट कैसे पता चलेगा? इन साइन एंड सिम्टम से, इन दो साइन एंड सिम्टम से पता लगता है कि एपिग्लोटाइटिस है। चुपचाप इंटरवेंशन स्टार्ट कर दो। समटाइम्स रेस्पिरेशन सीज फॉर, बच्चे ब्रेक लेते हैं सांस लेते लेते 5 से 10 सेकंड के। ठीक है। हाँ ठीक है। ऑफ न्यूबॉर्न, अब बिकॉज अभी वो सीख भी रहे हैं सांस लेना रेगुलरली, तो नॉट हैविंग रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस साइंस, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया, साइनोसिस, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, देन नो नीड ऑफ इंटरवेंशन। अगर 5 से 10 सेकंड की ब्रेक ले रहा है प्लस साथ में कोई साइनस सिम्टम्स आ भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दैट इज ओके। बट अगर बच्चे सांस लेना भूल जाते हैं तो इनको हमें टैक्टाइल स्टिमुलेट करना पड़ता है, भूल जाते हैं। टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है कि जोर जोर से इनकी बैक रब करनी है, मारना नहीं है, जस्ट सोल पे आप टैप कर सकते हो। ठीक है, बच्चे को मारना नहीं है, बैक जोर जोर से रब करो, बच्चा स्टिमुलेट हो जाता है। हम्म, ठीक है। बट if after or with the cessation respiratory distress sign and symptoms occurs, then need of interventions, that is called apnea, apnea of prematurity occur if neonate is of gestational age। ये प्री मेच्योर बच्चों में भी होता है एपनिया। इंटरवेंशंस क्या है? अभी बच्चे को एपनिया हो रहा है, बच्चा ब्रेक बहुत बड़ी ले रहा है, तो आपने क्या करना है? फीट रब कर देना है, बैक रब कर देनी है, जिसको बोलते हैं
टैक्टाइल स्टिमुलेशन दे देनी है। सीपैप, हमारे इंडिया में बच्चे को उल्टा पकड़ के पैरों से मारते हैं मतलब बैक में, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एंड टीच पेरेंट्स अबाउट होम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कार्डियो रेस्पिरेटरी और कार्डियोपल्मोनरी मॉनिटर मसाज और सीपीआर टेकिंग, ये घर पे करने की टीचिंग दे देनी है पेरेंट्स को, बाय चांस बच्चे को कुछ हुआ तो ये इमरजेंसी में कर सकते हैं घर वाले। इन्फेंट एपनिया ईटियोलॉजिकल, सॉरी इडियोपैथिक, ये इडियोपैथिक होता है मोस्ट ऑफ केसेस में, मतलब अननोन कॉज, ज्यादातर केसेस में इनके हमें कॉज पता ही नहीं होते कि क्यों होता है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शेकन बेबी सिंड्रोम। कभी घर में कोई नया बच्चा हो और आपने देखा उस बच्चे को हवा में पकड़ के उसके घर वाले जोर जोर से हिला रहे हैं, या आप खुद ऐसा कर रहे हो, या कभी बच्चे को, दैट इज, यस मैम। उस बच्चे की जो मेनिंजियल लेयर्स होती है ना वो शेक हो जाती है, बच्चे का ब्रेन इन फ्यूचर डेवलप नहीं होता, इसको बोलते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम। मतलब आप पूछ रहे हो कितने टाइम तक आप बच्चे को शेक कर सकते, यही बिल्कुल नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, आप बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं। 1 साल 2 साल वो करना ही नहीं है, अभी नहीं करना। जब बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको उठा के शेक कर सकती हूँ। ऐसे नहीं जब 2 साल बाद से मैं क्यों नहीं करना, चाहे आपको सबर नहीं आ रहा बिना किए। कल करके आई हूँ। न्यूरॉन्स मस्कुलोस्केलेटल, सॉरी बोल रही अब तो हो गया उसके ब्रेन का काम, अभी सॉरी बोल के क्या हो जाएगा। क्या सॉरी बोल कर आया था, गलती कर लो सॉरी बोल। जहाँ इनको सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, जहाँ रेटिनल हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, हेड इंजरी। हाँ जी क्या हुआ, तो व्हाट इज इंटरवेंशन, कि शेक करो ही बस। नेक्स्ट आता है सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ से, अमेरिका में मोस्टली बच्चों की डेथ जो अननोन कॉज की वजह से होती है, पीछे उनका कॉज क्या होता है, सिड्स। इसका मतलब है कि बच्चा रात को आराम से सो रहा था और सुबह उठा ही नहीं, क्यों, बिकॉज बच्चे का दम घुट गया अननोन कॉज की वजह से। ना, पेरेंट्स पे एक्शन नहीं आता। फिर क्या नहीं मतलब बात खत्म। जल्दी कर कोई क्यों नहीं पेरेंट्स अपने बच्चे को मारेंगे, इंडिया थोड़ी ना, वो अमेरिका है। आप जान हो गया। हाँ, लिख लिया। फाइल स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करें अपनी। कॉज क्या है, अननोन। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, बोलो। ये सर्दियों में ज्यादा होता है, क्यों, बिकॉज सर्दियों में लेयर्स ज्यादा होती हैं कपड़ों की, ठीक है। हाई इन कंजेनिटल एंड प्री टर्म बेबीज, जिनको कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम है, जहाँ प्री टर्म बेबीज है उनमें ये ज्यादा होती है। और ये बेड शेयरिंग के साथ भी ज्यादा होते हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सुलाए जाते हैं, न्यूबॉर्न्स, गलती से रात को पेरेंट्स की के साथ लगने के साथ दम घुस जाता है, इसीलिए बच्चे को अलग क्रिप में सुलाना चाहिए।
न्यू बॉर्न्स को। नेक्स्ट है इंटरवेंशंस क्या करने हैं। सबसे पहले तो कीप बेबी इन क्रिब, इस बेबी को हमेशा आप रात को क्रिब में सुलाओगे जो आपके बेड के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है डोंट गिव प्रोन, कभी भी बच्चे को प्रोन पोजीशन नहीं देनी चाहिए। किस कंडीशन में प्रोन पोजीशन देते हैं अभी अभी पढ़ा हमने, टॉन्सिलेक्टमी में, यस, आफ्टर सर्जरी, यस। गिव सुपाइन पोजीशन रखनी है बच्चे को। मैट्रेसेस कौन से होने चाहिए, मैट्रेसेस इन क्रिब हार्ड एंड फॉर्म, फॉर्म मतलब बिल्कुल ऐसे सख्त, सॉफ्ट होंगे तो उसका मुंह उसके अंदर चला जाएगा। नहीं, सख्त गद्दे के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, सॉफ्ट गद्दे पे ज्यादा आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। हार्ड थोड़ा थोड़े दिन लगता है। कभी भी रात को बच्चे को आपने स्टफ्ड टॉयज के साथ नहीं सुलाना। टक शीट, अच्छे से शीट ऑफ क्रिप को आपने टक कर देना है प्रॉपरली। ये जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उनमें ये ज्यादा होता है। दैट इज 6। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेसिया, बीपीडी। डिस्प्लेस होता है कि अपनी जगह से खिसक जाना, कहीं और चले जाना। तो क्या जाएगा अपनी जगह से दूसरी जगह, लंग्स या ब्रोंक्यूल्स। तो ये कंडीशन को क्या बोलते हैं, बीपीडी। कॉजेस क्या होते हैं, विथ ऑक्सीजन, जिन बच्चों को ऑक्सीजन दी गई हो बचपन में उसके जन्म पे, ऑक्सीजन गिवन एट बर्थ। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे को कोई प्रॉब्लम थी, सांस नहीं ले पा रहा था, आपने ऑक्सीजन दे दी, तो व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि वो क्या कर देता है, लंग्स को डिस्प्लेस, लंग्स, ऑक्सीजन लंग्स को डिस्प्लेस कर देती है अगर बच्चे को ये होगा। कंट्रोल्ड में भी ऐसा ही होता है। तो बच्चे को ऑक्सीजन देने के साथ रेटिनल हेमरेज हो सकता है, बीपीडी हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, अगर बच्चा प्री मेच्योर हो उसको ऑक्सीजन दी गई हो, मेच्योर बच्चे को ऑक्सीजन देने के साथ ऐसा नहीं होता। एक तो बच्चा प्री मेच्योर, आपसे आप ऊपर से आपने उसको क्या दिया, कोई ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन, कोई भी नेजल कैनुला, कोई भी ऑक्सीजन हुड टेंट वगैरह दे दिया था, उस ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया था, कॉजेस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो गई थी। जहां बच्चे के लंग्स प्री मेच्योर थे, जहां बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था, प्री मेच्योर बच्चे को। जिस दिन मैं आई थी उस दिन ये टॉपिक चला था। जी, जिस दिन मैं आई थी क्लास से उस दिन ये टॉपिक मिला था। अगर के दिन में हो गए खत्म। कितने महीने हो गए आपको, किस महीने में आए थे, ये याद फरवरी मार्च में, फेब की कितनी डेट, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 हो गए। चलो, तो इन्फ्लामेशन और क्या है, वेंटिलेटर एंड प्रीमेच्योर लंग्स। इंटरवेंशन क्या करनी है, जिस बच्चे को बीपीडी हुआ हो, उसके लंग्स डिस्प्लेस हो गए, उसको देना है आपने विटामिन ए, और दे सकते हो आप सर्फेक्टेंट, और क्या दे सकते हो, अप्लाई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, सॉरी गिव फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन
हाई कैलोरी फीड देंगे, हाई कैलोरी, नहीं, फॉर्मूला फीड देते हैं हाई कैलोरी फीड। तो सपोज आपने बच्चे को देना था 50 ml दूध पूरे दिन में, उसमें से उसको कितनी कैलोरीज मिली, 600 कैलोरीज। ठीक है, आपने क्या करना है कि दूध कम कर देना है, वो क्वालिटी दूध होना चाहिए। अभी इसको आधा कर दोगे, बट अभी भी उसमें कितनी कैलोरीज है, 600। तो ये कौन सी कैलोरी होती है, ये कौन सी फीड होती है, हाई कैलोरी फीड। मैंने बोला आप इसी सेम दूध को नहीं कम करना, बाजार से हाई कैलोरी फीड लाओ। हाई कैलोरी फीड अलग से मिलती है कि इसकी अमाउंट कम देनी पड़ेगी, बट कैलोरी सेम अमाउंट में ही जाती है पेशेंट। ठीक है, तो अगर मैं 2 गिलास दूध पी रही हूँ, ठीक है, उस दूध में से मुझे 600 कैलोरीज मिल रही है। कल मैं नया दूध लेके आऊंगी, उस दूध में से वो हाई कैलोरी दूध है, वो कम से कम दूध देना है ताकि और देना भी कौन सा है, हाई कैलोरिक फीड। ऐसा दूध जिसमें कम से कम देना पड़े बट कैलोरीज की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही। ठीक है, ये सारी इंटरवेंशंस आपने कब देनी है, दीज इंटरवेंशंस आर आफ्टर बर्थ, जब पेशेंट को बीपीडी हो गया है। बिफोर, नहीं, बिफोर बर्थ इंटरवेंशंस क्या क्या आपको पता है कि बच्चा प्रीमेच्योर होने वाला, तो आप पहले क्या कर दोगे, गिव इंजेक्शन टू मदर ऑफ स्टेरॉइड्स फॉर मेच्योरेशन। मदर को स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन दे दोगे ताकि मेच्योर हो जाए लंग्स ऑफ फीटस, और बेबी के लंग्स मेच्योर हो जाए। सर्फेक्टेंट बच्चे के पैदा होने के बाद देते हैं, बच्चे के पैदा होने से पहले स्टेरॉइड्स देते हैं मदर। आप बच्चे को सर्फेक्टेंट कैसे पिलाते हैं, दैट इज स्टेरॉइड। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं इसके, पेशेंट को इंटरमिटेंट क्या होता है, ब्रोंकोस्पास प्लस म्यूकस का प्लग। ठीक है, प्रॉब्लम इन एक्सपीरेशन, सांस बाहर निकालने में दिक्कत होती है, एयर ट्रैप कर जाती है अंदर लंग्स के। हाइपर इन्फ्लेशन क्या हो जाती है, लंग्स में बैरल चेस्ट होने लग जाती है बच्चे की। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, 1 आउंस में कितना, ब्रेस्ट मिल्क में कितनी कैलोरीज होती हैं, 20 कैलोरीज। 1 आउंस इज इक्वल टू 30 ml, 30 ml में 20 कैलोरीज होती है। ऐसे रैंडम पॉइंट था। नेक्स्ट है, दिस बेबी इज ऑन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, देन जो भी आप फीड दोगे गिवन ऑफ 24 कैलोरीज वाली फीड होती है, जिसको बोलते हैं हाई कैलोरिक फ्लूइड, जिसमें क्या होता है कि कम से कम फीड दे के भी बच्चे की जो फुलफिलमेंट हो जाती है रिक्वायरमेंट्स की, फुलफिल नीड ऑफ कैलोरीज। इस डाइट में क्या होता है कि थोड़े से दूध के अंदर, लाइक 4 आउंस दूध के अंदर 24 कैलोरीज होती है, वैसे नॉर्मली 5 आउंस के अंदर 20 कैलोरीज होगी। मैं लिखवाती हूँ, तो ये हाई कैलोरिक फ्लूइड हो गए टू फुलफिल
में क्या है, 5 आउंस में कितना है, 20 कैलोरीज, इसमें सिर्फ 4 आउंस में 25 चल रहे हैं। अच्छी कौन से, ये कौन से हाई फॉर्मूला, कैलोरी का। कॉम्प्लिकेशंस क्या है बीपीटी की, ये हाई कैलोरी फीड हम कार्डिक पेशेंट को भी देते हैं, बच्चे को, जिस पेशेंट को कार्डिक फेलियर है, बिकॉज कार्डिक फेलियर तो पानी नहीं ना देते ज्यादा। इन बच्चों को आगे जाके अस्थमा हो जाता है बिकॉज ऑफ बार बार ब्रोंकोस्पाज्म। सीकुला, सीकुला होता है कि बीमारी चली जाती है पीछे, अपने निशान छोड़ जाती है। इस बीमारी का निशान ये रह जाता है कि बच्चे को अस्थमा हो जाता है। पर वो 40 हाँ जी, 5 आउंस में, ये 4 आउंस है, ये आउंस लिखा है मैंने ये। मैम वो क्या लिखा है, अस्थमा इन फ्यूचर? हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोनल आर्ट्रेशिया। क्वेश्चंस कितने हैं, दर्शन करवाए गए आज क्वेश्चंस। मैंने छोड़ने वाली थी। नहीं नेचुरल क्या हुआ, मैंने करे 12:10 करे साल साल में फिर भी काम नहीं लगता, उनका काम करना चाहिए। तो मैं काम करा दोस्तों में भी, और फिर मैं करती फिर घर में टेंशन रही एक साथ में देर हो गया तो बस सोचे काम करने से लेकिन साथ हो गए काम दिखता। कोनल आर्ट्रेशिया में होता है कि बच्चे के नाक के अंदर ना एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, उस लेयर की वजह से बच्चा सांस नहीं ले पाता। ठीक है, ये लेयर किस चीज की बनी होती है, मेम्ब्रेन इज ऑफ, जहाँ तो स्किन की होती है, जहाँ टिश्यू की होती है। फिर ये भी चलेगा। हाँ जी। वेनेवर बेबी टेक फीड, तो बच्चे कहाँ से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं। नोज ब्रीदर होते हैं, ऑब्लिगेटर नोज ब्रीदर, उनको मुंह से सांस लेनी नहीं आती, ऑब्लिगेटर नोज ब्रीदर। ऊपर से नाक में एक और लेयर एक्स्ट्रा, सांस तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो बच्चे, एक साइड का नाक चल रहा था, ठीक है, वो भी जब ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं तो नाक दब जाता है ब्रेस्ट के साथ, तो बच्चों को नाक से सांस नहीं आती, तो बच्चा साइनोज्ड होने लग जाता है जब ब्रेस्ट फीड लेगा। whenever baby take feed। हाँ जी, जो बोर्ड होते हैं ना उन्हीं का ध्यान रखना। तो ना स्टॉप्स। उसको मतलब उन्होंने उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी नहीं आई, जिसकी वजह से वो ऐसे ब्रेक करता रहा उसके लंबे टेम्परेचर उसकी जमा होता रहा। फिर वो एमरजेंसी में उसको सांस नहीं आ रही, तो उसको थोड़ा तो निकाल दिया मेरे, मतलब वो करते कि इस तरह से यहाँ से हैंड उसको पीछे कर दिया। और दूसरी बात उसको ग्लूकोमा था उसके बड़े बेटे को, जो मतलब वो भी हिस्ट्री ज्यादा कुछ हो गई। तो उन्होंने कभी ध्यान दिया, वो कहते हैं वो दिखाओ हमें कागज वगैरह वगैरह का हुआ इसका, वो एकदम सामने में है। नहीं नॉलेज होती ना बहुत सोच से मौके पर सोचेंगे। बाहर तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा साइनोज होने लग जाएगा, गैगिंग वॉमिट आने लगेगी। जैसे ही ब्रेस्ट फीड बंद करोगे बच्चा फिर ठीक हो जाए, तो आपको पता लग जाएगा बच्चे के नाक में कुछ प्रॉब्लम है। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंसर्ट काम क्या है क्या है एनजी ट्यूब टू चेक, कि वो पेटेंट है या नहीं। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, के वो नाक पेटेंट है या नहीं। अगर नहीं अंदर एनजी जा रहे, तो आपने क्या करना है, डॉक्टर क्या करेंगे, सर्जरी कर देते हैं। ये था कोनल एट्रेसिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास
लिख लिया सभी बच्चों ने ऑनलाइन? बस लास्ट है, लिख लिया ये? बोलते भी नहीं एक तो क्या? यस मैम। अच्छा, मुझे लगा मैं नहीं बोलती। हाँ, आप बोलते नहीं हो, रसम की कंप्लेंट है कि ऑनलाइन बच्चे बोलते ही नहीं है, पता नहीं सो जाते हैं। ड्यू टू RSV. RSV is a virus that is called as respiratory syncytial virus, that is dangerous one. इसको प्रिकॉशंस, कौन सी प्रिकॉशंस में रखते हैं? कॉन्टैक्ट। ये पूछना था आपसे, ये कॉन्टैक्ट या रबर रिपोर्ट मुझे दोबारा से बताना एक बार। ठीक है। IM इंजेक्शन देंगे इस बच्चे को आप मंथली। मॉनिटर बेबी आफ्टर इंजेक्शन, बिकॉज साइड इफेक्ट क्या है इस इंजेक्शन का? एनाफाइलेक्टिक शॉक। हाँ जी, मॉनिटर बेबी आफ्टर इंजेक्शन एंड गिव इंजेक्शन अंडर सुपरविजन। पैलीविजुमैब अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। और हमेशा पेशेंट के बेड साइड पे क्या रखना है? कीप एपिनेफ्रिन एट बेड साइड। कब तक ऑब्जर्व करोगे पेशेंट को? अंडर सुपरविजन 30 to 50 मिनट्स। हाँ जी, 1 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे तक। ये हो गया हमारा पीडियाट्रिक का रेस्पिरेटरी सिस्टम। नहीं नहीं, जब तक ये इन्फेक्शन है। अच्छा, ठीक है, जब तक ये इन्फेक्शन ना ठीक हो जाए तब तक लगता ही रहता है। वेंटिलेटर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बस कुछ ज्यादा पेपर में आएगा नहीं, जो आएगा मैं वही करवाऊंगी। हाँ जी, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, उनको ग्लव्स वगैरह देंगे हम। उनको भी यही इंजेक्शन यही वाला है। नहीं, इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको हाई प्रेशर अलार्म सुनाई दे रहा है, किसका? वेंटिलेटर का, तो इसका मतलब होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है वेंटिलेटर पे। जो क्वेश्चन आएगी मैं वही लिखवाऊंगी, ज्यादा हमने डीप जाना नहीं है वेंटिलेटर में। लो प्रेशर अलार्म सुनाई दे रहा है, मतलब अलार्म है, आपने जाके देखा ऊपर लो प्रेशर आ रहा है, दैट मीन्स लीकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट फाइट कर रहा है वेंटिलेटर सपोर्ट, मतलब काफी लोग देखे हैं जो टिकते ही नहीं है, पाइप्स बार बार उतारते हैं, तो उनको आपने क्या दे देना है? सिडेशन। नेक्स्ट है, इफ फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली बट सैचुरेशन अभी भी पेशेंट की कम है। आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देते जा रहे हो बट सैचुरेशन अभी भी पेशेंट की कम है, कम और लगातार डिक्रीज होती जा रही है, दैट, उसके बाद आपने क्या करना है? प्रोन पोजीशन टू पेशेंट, तो उल्टा लेटा दो पेशेंट को। इफ FI2 इंक्रीजिंग continuously but saturation of oxygen decreasing continuously, आप क्या करोगे? देन गिव प्रोन पोजीशन टू पेशेंट। क्या होगा? इसके साथ पेशेंट के एयरवेज में थोड़ी बहुत जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो ठीक हो जाती है। ना, सक्शन के साथ। ये वेंटिलेटर का होता है, कुछ वेंटिलेटर सही से काम तब करने लगता है जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में होता है। तो वी आर डन विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट GI सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, लीकेज एयर, उसके किसी ना किसी लाइन में, पाइप में लीकेज है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, तो रसन आ जाओ।
हाँ जी, वॉशरूम जाओ। साइड में फिट पाइप्स खींच रहा था। हाँ, अपनी लाइन में उतार। वो उसके पेशेंट को कैसे पता चलेगा जरूरत उसकी, टेस्ट से, एबीजी एनालिसिस वगैरह करके। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिख लिया ये सभी ने? अभी कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने क्वेश्चंस ना किए हो? डन। उनको बार बार अनम्यूट करना पड़ता है। जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लगाते हैं उनको पता ही होगा, थोड़ी दिक्कत होती है बार बार अनम्यूट, इसीलिए मैं ज्यादा इनको प्रेस करती हूँ। रसम, हेलो रसम। हाँ जी। नहीं मैम, रसम को बुला रही थी मैं, हेलो बोल रही थी उसको। हेलो, कैसे हो? बहुत अच्छी, आप बताओ। बढ़िया। तो शुरू करें अंताक्षरी। गाइस, ये हमारी क्लास है। यहाँ व्लॉग नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ा है। ब्लॉग बना लो। यहाँ पर पार्टी भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। हो रही। चलो, the nurse is caring for patient with COPD. The patient complains of difficulty breathing. What action by the nurse is most appropriate? तो फर्स्ट ऑप्शन है बिगिन, हम ऑक्सीजन देंगे मैक्सिमम लेवल पे। सेकंड ऑप्शन है विद होल्ड करेंगे ऑक्सीजन क्योंकि डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हाइपोक्सिया ड्राइव से। थर्ड ऑप्शन है कि हम इनिशिएट करेंगे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एट लो रेट, है ना। और फोर्थ है कि हम वेट करेंगे एबीजी के रिजल्ट के बिफोर स्टार्टिंग ऑक्सीजन। तो मैंने ऑप्शन करा है सी। सी। सी ऑप्शन इज राइट बिकॉज पेशेंट है सीओपीडी वाला, उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को स्टार्ट करेंगे लो फ्लो रेट 2 लीटर पर मिनट पे। तो सी ऑप्शन इज राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच इनहेलर शुड द नर्स बी प्रिपेयर्ड टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट एट द ऑनसेट ऑफ एन अस्थमा अटैक? तो हम साबा देते हैं, है ना। तो वो दो ऑप्शन में है, ए और डी, तो मैंने ए ऑप्शन करा है। व्हाई नॉट सी, डी सॉरी, डी में ए मुश्किल है। आता है ना, लावा में भी आता है। हाँ, बिकॉज जैसे ही अटैक आया, मैंने कल भी आपको बताया, अपनी शॉर्ट एक्टिंग देने हैं, दैट इज सापा। तो सापा एक ही है, अल्बिट्रॉल। डी इज साल्मेट्रॉल जो लापा है। बी एंड सी दोनों क्या है, स्टेरॉइड्स। हाँ, ए ऑप्शन इज राइट। तो थर्ड क्या है, द नर्स एडमिसिंग beclomethasone to a patient can help to reduce side effect by instructing a patient to perform which action? बेक्लोमेथाजोन स्टेरॉइड्स होते हैं, आफ्टर इनहेलेशन तो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, हम रिंस करते हैं माउथ को, ताकि हमें वो कैंडिडियासिस ना हो सके, फंगल इन्फेक्शन। हाँ, तो सी ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, वो नर्स टीच कर रही है पेशेंट को कि हमें कैसे हैंड हेल्ड नेबुलाइजर यूज करना है, तो कौन सी गाइडलाइन करेक्ट है? तो एक तो अपराइट पोजीशन में बैठना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। इसमें सेकंड ऑप्शन में है टेक शॉर्ट शैलो ब्रेथ, पर हम इसमें लेते हैं टेक शॉर्ट और डीप ब्रेथ लेते हैं। और थर्ड में है हम रिंस द नेबुलाइजर इक्विपमेंट व्हाइल रनिंग वंस, एक बारी क्यों करेंगे, हर बारी करेंगे कि इन्फेक्शन तो हो सकती है ना। और डी में क्या 30 सेकंड नहीं होता, 10 सेकंड होता है, ब्रेथ को होल्ड करते हैं। तो मैंने ऑप्शन ए करा है। यस, ऑप्शन ए इज राइट। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हेन टीचिंग द पेशेंट विद सीओपीडी अबाउट स्मोकिंग सेसेशन विद व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन lungs and increase incidence of pulmonary infections? तो सीओपीडी पेशेंट है, हम उसको टीचिंग दे रहे हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें बताती है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग की लंग्स के ऊपर क्या है और इंसिडेंस ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन?
तो क्या है, स्मोकिंग से हमारी वॉइस भारी हो जाती है, कफ, नॉन प्रोडक्टिव नहीं। मैंने ऑप्शन करा है सी। इसमें लिखा है कि स्मोकिंग के साथ आवाज भारी हो जाती है, नहीं होती। कफ नॉन प्रोडक्टिव नहीं, कफ प्रोडक्टिव हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस की जो एल्वेओलर मैक्रोफेजेस उनका फंक्शन कम हो जाता है, यस। सेंस ऑफ स्मेल जाती नहीं है स्मोकिंग के साथ, तो आंसर इज सी। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, वो पेशेंट है जिसको सीओपीडी है, हम उसको बता रहे हैं। आप कल क्वेश्चंस लगाओ। जो पेशेंट है उसको सीओपीडी है, वो बता रहा है, मतलब इफेक्टिव हफ कफिंग के स्टेप वाइज बताने हैं। मतलब हमें स्टेप मतलब ए से लेके डी तक अरेंज करना है स्टेप को। तो मैंने क्या करा है, पहले है डी। नहीं नहीं, हाँ पहले मैंने डी। नहीं नहीं, ये कैसे है? इन्होंने लिखा है कि पेशेंट सीओपीडी वाला है, आप कैसे बताओगे कि हफ कफिंग के स्टेप्स क्या कौन से करने हैं? सबसे पहले आप पेशेंट को बिठाओगे सिटिंग पोजीशन में, यस, डी ऑप्शन इज फर्स्ट। देन इनहेल B, स्लोली थ्रू योर माउथ, बी, फिर बी। सी। देन आता है Hold. सी, होल्ड योर ब्रेथ फॉर A. 2 to 3 seconds। देन ए में है फोर्सफुली हाँ, एक्सेल। तो ऑप्शन है कैसे आएगी डी, सी? बी, सी, डी, बी, सी, सी, ए। ठीक है। अब सेवंथ क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल है। तो क्या है, अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको 4 पफ हमने साल्मेट्रोल के डेली हमने का प्रिस्क्राइब करे हैं डॉक्टर ने। फिर जो कैनिस्टर ऑफ द मीटर डोज इनहेलर है, वो उसके पास 200 पफ है। तो नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है पेशेंट को, कैनिस्टर विल बी एम्प्टी, मतलब वो खाली होना चाहिए। और रिप्लेस कितने दिन में वो रिप्लेस करेंगे? तो हमें आंसर होल नंबर में देना है। 4 से डिवाइड कर दो, तो 50 आंसर आ रहा है। आंसर अब दिन मतलब इतने दिनों तक वो कैनिस्टर चलेगा, 50 डेज आंसर आएगा। 200 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 50। अब एट्थ क्वेश्चन क्या है, जो नर्स है वो एवेलुएट कर रही है अस्थमेटिक पेशेंट को। हाँ, क्या हुआ? नॉलेज ऑफ सेल्फ केयर है ना, कितनी उसको नॉलेज है। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो पेशेंट बता रहा है कि उसे सही अंडरस्टैंडिंग है? तो मेरा ऑप्शन क्या है? ए है, आई विल कीप माई रेस्क्यू इनहेलर विद मी ऑल टाइम, है ना, हमेशा मैं रखूंगा। और बाकी सब तो गलती है, ए ऑप्शन है। क्यों? सांस तो नहीं बोल ठीक है। आई डू नॉट। Yes, yes. और बी में है आई डू नॉट नीड टू गेट अ फ्लू शॉट बिकॉज आई एम अंडर 50। बट फ्लू शॉट एज के रिलेटेड नहीं होता, हर साल लेना होता है, ये गलत बोल रहा है। आई विल यूज माई पीक फ्लो मीटर ओनली व्हेन आई फील लाइक आई एम सिकिंग गेटिंग सिक। मैं तभी अपना पीक फ्लो मीटर यूज करूंगा जब मैं सिक हूं, नहीं हम बोलते हैं डेली चेक करना होता है। मैं स्टेरॉइड्स इनहेलर तभी लूंगा जब मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, स्टेरॉइड्स डेली लेने वाली मेडिकेशन होती है। तो आंसर इज ए, जो स्टेटमेंट ठीक है। 9th क्वेश्चन। एक नर्स है जो देख रही है एक्सरसाइज प्रोग्राम को पेशेंट को जिसको माइल्ड सीओपीडी है। तो ऐसा कौन सा अच्छा पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन्वॉल्व वॉकिंग? ठीक है, इस प्रोग्राम में मतलब वॉकिंग इन्वॉल्व है। वाइटल साइन आफ्टर, अच्छा वाइटल साइन ले लिया वॉक करने के बाद। तो ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी या पल्स रेट आएगा जो हमें बताएगा कि हाँ वॉर्न करे, कंसर्न्ड है? तो मैंने तो डी करा है, आपके बताइए। आंसर इज डी, बट इसका आंसर डी कैसे है ये आपने ना कार्डिक सिस्टम जिसने किया उसको पता होगा। हाँ मैंने भी इसलिए, तुम बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या होता है, कितना था पेशेंट का उम्र? 60 ईयर्स। और माइनस करेंगे इससे इसको 220 से, तो आंसर आता है 180। ऐसा कुछ है, नहीं 160 आ गया। 160, ठीक है। 160, तो 160 को आपने करना है, आंसर आता है, तो उसके 80% निकालना है मैंने। आंसर कितना है? 126 और 120। 128, हाँ। तो सबसे नजदीक क्या आंसर हुआ? 120। तो ऐसे करते हैं कि 220 को माइनस करते हैं एज के साथ हमेशा, और बाद में जितना आंसर आया उसका क्या निकाल लेना होता है? 80%। तो जो आंसर आया, ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, जिसने कार्डिक सिस्टम किया होगा उसको पता होगा। ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं ना, उसमें भी 220 हाँ, माइनस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग है आंसर। जिसका फिर भी तुक्के के साथ डी हुआ,
और 10th क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद ओपीडी में पेशेंट आया जिसको क्रोनिक कफ स्पूटम प्रोडक्शन और डिस्पनिया हो रही है, ठीक है, और उसकी हिस्ट्री से हमें पता लग रहा है कि वो लंबे टाइम से स्मोक कर रहा है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, वो स्मोक कर रहा सीओपीडी है मतलब, है ना? मैंने तो ये ऑप्शन कर। प्रोलॉन्ग स्मोकिंग के साथ सीओपीडी होता है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन। पनिशमेंट इज डन। नेक्स्ट आता है 11th क्वेश्चन कि नर्स डिटरमाइंस दैट द पेशेंट हैज एक्सपीरियंस द फुल बेनिफिट्स ऑफ मेडिकेशन थेरेपी विद इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दैट इज एंटीकोलिनर्जिक। कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलेगा कि ये मेडिकेशन के साथ उसको प्रॉपर बेनिफिट्स मिल रहा है? हार्ट रेट उसकी 80 बीट्स पर मिनट है, उसके क्लियर लंग साउंड है, तो ये ऑब्वियसली मेडिकेशन ब्रोंकोडायलेशन है। अगर उसकी रेस्पिरेशन ठीक हुई तो तभी समझो ये मेडिकेशन ठीक है। रेस्पिरेशन के रिलेटेड कौन सी है? लंग साउंड ठीक हो रहे हैं, तो आंसर इज बी। ना तो ये हार्ट की मेडिकेशन है, ना कैप्रिफिल की है, ना बावल साउंड्स की है। आंसर इज बी। 12th क्वेश्चन दैट नर्स डिटरमाइंस दैट अ पेशेंट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग द बेनिफिशियल एफर्ट्स ऑफ इप्राट्रोपियम। तो कौन सी चीज से हमें पता चलेगा पेशेंट को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे? जब उसके बावल साउंड्स ज्यादा कम है, जब उसके बीजिंग बहुत ज्यादा है, बीपी इंक्रीज हो गया, बैक पेन हो रही है, तो आंसर इज बी, बिकॉज लंग्स ठीक होने चाहिए, तो आंसर इज बी। 13th question. A patient experiencing an acute asthma exacerbation has received bronchodilator and supplemental oxygen. कौन सा ट्रीटमेंट नर्स एंटिसिपेट करेगी अगर पेशेंट की रिमेन कंडीशन चेंज ना हुई? ब्रोंकोडायलेटर दिया, ऑक्सीजन दिया, फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, अभी क्या देंगे हम? अभी हम एक्सरे करेंगे, दैट इज नॉट एन इंटरवेंशन। आईवी एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन का कोई साइन नहीं दिख रहा, पीक फ्लो मेजरमेंट्स के साथ अगेन डायग्नोस्टिक टूल है, स्टेरॉइड्स दे देंगे, यस दैट इज एन इंटरवेंशन, तो आंसर इज डी। 14th क्वेश्चन। पेशेंट बहुत लंबे टाइम से हाई ऑक्सीजन के एक्सपोजर में, तो पेशेंट को क्या हो सकता है? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, तो आंसर आता है ए। 15th क्वेश्चन। नर्स एजुकेट कर रही है पेशेंट को घर पे ऑक्सीजन यूज करने के लिए। पेशेंट पूछ रहा है नर्स से कि डज इट मीन दैट आई विल, इसका मतलब मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता? तो नर्स क्या बताएगी कि आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो और कहाँ पे नहीं? एक्सप्लेन द नीड टू मिनिमाइज एक्टिविटी, घर पे आपने कम से कम काम करना है, नहीं। पॉइंट आउट द डिस्टेंस ट्रेवलिंग मे नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ऑक्सीजन टैंक्स आर सो स्मॉल, ना। इनकरेज द पेशेंट टू कंटिन्यू नॉर्मल एक्टिविटी एंड ट्रैवल प्लान्स, यस। आप उसको जिंदगी की क्वालिटी मेंटेन रखने को ही बोलेंगे, आंसर इज सी। पॉइंट आउट दैट मोस्ट ट्रैवल कंपनीज डू नॉट अकोमोडेट ट्रैवलर्स विद ऑक्सीजन, हर एक ट्रैवल कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने देती है। हाँ, तो आंसर इज सी। हाँ, डी गलत बोल रही है नर्स, सी ऑप्शन इज राइट। 16th क्वेश्चन। पेशेंट प्रेजेंट्स विद इमरजेंसी डिपार्टमेंट जिसको सडन ऑनसेट वीजिंग हो रही है, एकदम से वीजिंग होने लगते हैं। पेशेंट को जहां तो सीओपीडी है ऑब्वियसली, जहां अस्थमा है, सीओपीडी ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या हुआ? अस्थमा अटैक, बी ऑप्शन इज राइट। 17th क्वेश्चन। कौन सी पोजीशन सबसे अप्रोप्रिएट रहेगी जिस पेशेंट, बी। 17th का है कि पेशेंट को अस्थमा हो रहा है, कौन सी बेस्ट पोजीशन होती है? ऑब्वियसली रेस्पिरेशन प्रॉब्लम में हम हाई फॉलोअर पोजीशन ही देते हैं, आंसर इज सी। 18th question. Which teaching, when teaching the patient with bronchiectasis about signs and symptoms to report to the doctor, कौन सी मैनिफेस्टेशन? ब्रोंकैक्टिसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? डिज्निया, टेम्परेचर इसका कम रहेगा, स्पूटम की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, पेशेंट लो सोडियम फ्लूइड्स नहीं ले पाएगा। आंसर इज ऑब्वियसली ए, बट इजी क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन। द पेशेंट हैज अ प्रिस्क्रिप्शन टू रिसीव 600, अभी ये कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन में हमें है कि डोज कितनी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 600 mg, हमारे पास 400 mg है, तो हमने कितनी टैबलेट्स देनी? तो इसमें फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, डिजायर्ड डोज, वही प्रिस्क्राइब्ड डोज डिवाइडेड बाय डोज इन हैंड मल्टीप्लाइड टोटल वॉल्यूम। तो कितनी डोज डॉक्टर ने बोली है? 600 mg, और हमारे हाथ में कितनी है? 400 mg, तो एक टैबलेट देनी होगी, तो आंसर इज आधी टैबलेट देनी है हमने, आंसर इज बी। यही फॉर्मूला मोस्टली यूज होता है, तो आंसर इज बी। 20th क्वेश्चन, सॉरी 1.5, हाँ 1.5 1.5
तो बी ऑप्शन इज राइट। 20th क्वेश्चन, नर्स केयर कर रही है पेशेंट की जिसको सीओपीडी है और लैब रिपोर्ट से पता चला कि एचबी लेवल 20 है, मतलब उसकी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है उसका एचबी ज्यादा हाई? आंसर इज बी, बिकॉज उसके रेड ब्लड सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन रिलीज हुआ, उसने पॉलीसाइथीमिया कर दिया। तो बी ऑप्शन इज राइट। 21st क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज बीन रिसीविंग ऑक्सीजन पर नेजल कैनुला, हॉस्पिटल में है, सीओपीडी है। पेशेंट पूछ रहा है नर्स को कि ये घर पे भी यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन, तो नर्स क्या बताएगी? लॉन्ग टर्म होम ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी यूज्ड अगर आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है उसको बचाने के लिए। ऑक्सीजन घर पे नहीं नीड है तब तक जब तक आपको बीमारी का एंड ना आ जाए। लॉन्ग टर्म होम ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सीओपीडी। यू विल नॉट नीड ऑक्सीजन जब तक आपकी सैचुरेशन 88% से कम ना हो जाए और आपको हाइपोक्सिया के साइनस ना। यस, आंसर इज डी। क्यों नहीं किया? अभी आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं किया, डोंट वरी। नर्स केयर करिए सिस्टिक फाइब्रोसिस के सबसे वाले पेशेंट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है नर्स के लिए जो कंसीडर करें जब उसको क्लियरेंस टेक्निक्स बता रहे हैं, स्पूटम क्लियर करने के लिए टेक्निक्स और डिवाइसेस बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर डिवाइसेस आर द मेथड ऑफ चॉइस एज क्लियरिंग टेक्निक्स। ठीक है, एक्केपेला डिवाइसेस हैव बेटर रिजल्ट्स एंड अदर टेक्निक्स। पर्सली ब्रीदिंग इज क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी टेक्निक। नो सिंगल टेक्निक हैज शोन सुपीरियरिटी ओवर द अदर्स। आज तक कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं मिली जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले म्यूकस को बाहर निकाल सके। आंसर इज डी। बस बात खत्म, कोई इंस्ट्रूमेंट इसमें काम ही नहीं आता। Acapella device is like a balloon. There is Google. इस डिवाइस के साथ पेशेंट को क्या करवाया जाता है? हाँ जी, ये स्पूटम लाइक सिक्रीशंस को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, बट ये एक्कापेला यहाँ पे भी काम नहीं आएगी पेशेंट के। ठीक है, हाँ, कोई भी एक भी ऐसा मेथड नहीं जिसके साथ ठीक हो जाए। डी ऑप्शन इज राइट। 23rd, नर्स टीचिंग दे रही है, सीओपीडी वाला पेशेंट है, उसको कैसे इप्राट्रोपियम लेना है मीटर डोज इनहेलर के लिए। मैंने कल ही बताया मीटर डोज इनहेलर के बारे में। कौन सी इंस्ट्रक्शन नर्स दे रही है जिससे हमें पता चला है कि पेशेंट को हमारी टेक्निक लर्न पता चल गया। अवॉइड शेकिंग द इनहेलर, शेक करते हैं एमडीआई को, ड्राई पाउडर को नहीं करते। ब्रीद आउट स्लोली बिफोर पोजिशनिंग द इनहेलर, यस। यूजिंग अ स्पेसर शुड बी अवॉइडेड, इसी के साथ तो स्पेसर यूज करते हैं, ये भी गलत बोल रहा है। नेक्स्ट है आफ्टर टेकिंग अ पफ होल्ड द ब्रेथ फॉर 30 सेकंड्स, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं। तो आंसर सही क्या बोल रहा है वो? पी के मैं अपने हेड को टिल्ट बैक करूंगा और उसको स्ट्रेट रखूंगा, तो बी ऑप्शन इज राइट। ब्रीद आउट करूंगा। 24th में है कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, आज ही हमने एक प्रोग्राम पढ़ा है, is an evidence-based intervention that includes many disciplines working together to individualized treatment of symptomatic chronic obstructive pulmonary disease। तो इसमें काफी चीजें ऐसी करवाई जाती है जिसके साथ सीओपीडी वाले पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। तो व्हाट इज पीआर डिजाइन टू? पीआर इसीलिए होता है क्या, ताकि सिम्टम्स कम आए। पीआर क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए होता है। रिड्यूस एफर्ट बाय टीचिंग टू इनहेल व्हेन पुशिंग, पुशिंग के टाइम इनहेल नहीं करना, जब आप कोई चीज पुश कर रहे हैं तो एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो ये गलत पॉइंट है। डी, इनहांस रेस्ट बाय टीचिंग टू एक्सहेल विद रिलैक्सेशन, जब भी आप नहीं पुश करें तो आपने एक्सहेल नहीं इनहेल करना। सपोज आई एम पुशिंग वेरी बड़ा सा डब्बा, जब मैं डब्बा पुश कर रही हूँ तो मैंने क्या करना है, एक्सहेल। जब भी मैं रुक रही हूँ तो इनहेल करना, बट यहाँ पे सीओडी में ऑपोजिट लिखा है। प्रोवाइड अ लास्ट डिच एफर्ट फॉर पेशेंट्स, जो भी हमारी लास्ट बनती कोशिश है पेशेंट को बचाने के लिए वो करते हैं इस पीआर प्रोग्राम में, नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ और सिम्टम्स को कम करने के लिए होता है पीआर प्रोग्राम्स। आंसर इज ए एंड बी। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आज ही पढ़ा है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि जो पेशेंट्स को डॉक्टर से जवाब दे दिया हो ना, उनको अपने पास एक प्रोग्राम में रखा जाता है। और क्या वो पढ़ा है आज?
सीओपीडी के अंदर पड़ा है पीआर प्रोग्राम। मैंने भी सुना ना, कह रही मैंने भी सुना। आप तो आगे थे। हौसला रिसन है, हौसला। लेट मी फिनिश। तो जो अपने हमने सीओपीडी के थोड़े से 2-3 स्लाइड्स पेंडिंग थी ना, वो जब करी थी हफ कफिंग वगैरह तब पढ़ा था। तो पीआर प्रोग्राम में क्या होता है कि पेशेंट्स को सिखाया जाता है एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग बंद कर दो, डाइट कैसे मेंटेन रखनी है, वेट मेंटेन रखना है, ऐसी चीजें छोटे छोटे। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो यही होता है आंसर ए एंड बी। 25th, ए पेशेंट जिसको सीओपीडी है उसको बताया जा रहा है ऑक्सीजन थेरेपी घर पे यूज करने के लिए कौन सी डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन है जो हम करेंगे इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए। तो आंसर इज ए, चेंज द नेजल कैनुला एवरी 2 वीक। यस, डेली वॉश करना है और एवरी 2 हफ्तों के बाद चेंज करना है अगर घर पे है। वॉश वॉश द नेजल कैनुला ट्वाइस अ वीक, नहीं डेली वॉश करते हैं। यूज माउथ वॉश सेवरल टाइम्स अ डे। यस, रिटेन सिक्रेशंस दैट आर कफ्ड आउट, नहीं अंदर ही रखो सिक्रेशन, गलत है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड कैबिनेट को हर एक दिन छोड़ के साफ करो। यस, आंसर इज ए सी ई। 26th, the nurse identifies a nursing diagnosis of ineffective airway clearance for a 58-year-old patient with asthma. Nurse should assess for which common causative factor for this nursing diagnosis. तो पेशेंट को एयरवे क्लियरेंस नहीं हो रहा तो क्या कॉज हो सकता है उसको? एंजाइटी है, हाइपोक्सिया है, ब्रोंकोस्पाज्म है, जहाँ अब नॉर्मल ब्रेथ साउंड है। किस चीज की वजह से उसका एयरवे क्लियर नहीं हो रहा? बिकॉज ब्रोंकोस्पाज्म है, बंद है उसके ब्रोंक्यूल्स। यस, तभी उसके एयरवे से बाहर म्यूकस नहीं आ रहा। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट आता है 27th, द नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट हाउ टू यूज एन इनहेलर। व्हाट स्टेप शुड द नर्स टीच द पेशेंट? कौन से स्टेप्स होते हैं? सिक्वेंशियल ऑर्डर में बताओ। होल्ड योर ब्रेथ एज यू काउंट टू 10 स्लोली, कीप ब्रीदिंग इन स्लोली, नहीं। सबसे पहले आता है हमारे पास शेक द इनहेलर, सबसे पहले शेक करना है, देन ब्रीद ऑल द वे, बाहर हवा निकालिए, देन आपने प्लेस द इनहेलर आपके माउथ के पास करना है, जैसे डॉक्टर ने बोला उतने पफ्स लेने हैं। देन आपने क्या करना है, डी, एज यू स्टार्ट ब्रीदिंग स्लोली, अंदर लो हवा, देन क्या आएगा, ए, होल्ड योर ब्रेथ एंड देन उसको स्लोली छोड़ दो। तो आंसर आता है एफ ई सी डी बी ए। यस, बी ए एंड पे है, सॉरी, कीप ब्रीथिंग इन स्लोली एंड आंसर पहले बी आएगा देन ए आएगा। जब आप उसको इनहेल करो, स्लोली इनहेल करना है देन होल्ड करना है। तो आंसर इज, ध्यान से सुनना, एफ ई सी डी बी एंड ए। 28th क्वेश्चन, नर्स केयर कर रही है एक पेशेंट की जिसको सीओपीडी है, कौन से फॉलोइंग गोल्स होते हैं इस सीओपीडी वाले पेशेंट्स के लिए? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, यस। साइन एंड सिम्टम्स ना, यस। लंग टिश्यू को हील कर लो, नो। एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज, यस। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस। तो ये हमारे गोल्स होते हैं ए बी डी ई, यस। 29th, पेशेंट को ब्रोंकेक्टिस है, नर्स से पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशंस ऐसी होगी जो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, जो कॉल करना पड़ेगा। अगर उसको चेस्ट पेन हुई, यस। फीवर एंड चिल्स है, यस। ब्लड आया उसके स्पुटम में, यस। बहुत ज्यादा स्पुटम इंक्रीज हो गया, यस। कफ बिना स्पुटम के आए, कोई चक्कर नहीं, ब्रोंकेक्टिस में कफ आती है। तो नॉर्मली जो ब्रोंकेक्टिस में होता है तब आप नहीं आओगे, जब अब नॉर्मल चीजें होने लग जाएगी, ए बी सी डी, यस, वो टेम्परेचर हाई हो रहा है, इन्फेक्शन है, ए बी सी डी ऑप्शंस आर राइट। 30th क्वेश्चन, नर्स कंक्लूड्स दैट व्हाट इंटरवेंशन, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पेशेंट पूछ रहा है कि मुझे ऐसा हुआ तो मैं हॉस्पिटल में आऊंगा? ब्रोंकाइटिस में कफ होती है विदाउट स्पुटम, ठीक है। अगर उससे हटके कोई नया सिम्टम आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। नए सिम्टम, चेस्ट पेन, यस। फीवर एंड चिल्स, यस। ब्लड आया स्पुटम में, यस। कफ नहीं, कफ हुई विद नो स्पुटम प्रोडक्शन, कोई बात नहीं, कोई नीड नहीं आने की, वो तो नॉर्मल, यस। ए बी सी डी ऑप्शंस आर राइट, कि ये हुआ तो आप आओगे। 30th में है, कौन सी इंटरवेंशन हम करेंगे जब पेशेंट को एयरवे क्लियरेंस के लिए बोलेंगे? अस्थमा वाले पेशेंट में, ठीक है। अस्थमा वाले पेशेंट में कौन सी ऐसी चीजें हो रही है जिससे हमें उसका एयरवे क्लियर करना पड़ेगा?
सबसे पहले सैचुरेशन 96 है, नॉर्मल है। असेसरी मसल यूज कर रहा है, आप सक्शनिंग कर दोगे ठीक हो जाएगा असेसरी मसल्स। वीजिंग नहीं है, ठीक है। क्लियरेंस ऑफ म्यूकस फ्रॉम द ब्रोंकाई, यस, ठीक है, यस, आंसर इज डी। 31st, पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है, चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जा रही है लेफ्ट अपर लोब की। कौन से ऑर्डर में हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एल्ब्यूट्रॉल, डी ऑप्शन इज राइट। देन आपने पोजीशन देनी है, सी ऑप्शन। देन आपने परकशन एंड वाइब्रेशंस करनी है, ए ऑप्शन। देन आपने कफिंग करवानी है, बी ऑप्शन। तो आंसर इज डी सी ए बी, डी सी ए बी। 32nd क्वेश्चन, पेशेंट को एडवांस सीओपीडी है, कौन सी चीज है वो और उसको वेट लॉस हो रहा है, नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि दैट विल बी इंक्लूडेड ऑन द पेशेंट, कि क्या हम उसके प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड करेंगे। पेशेंट को रेस्ट दो मील से पहले, ताकि उसको जो खाना खाए सांस की दिक्कत ना हो और अच्छे से खाना खा पाए। ए ऑप्शन इज राइट। हाई फ्लूइड इनटेक खाने के साथ कभी नहीं देते। ऑक्सीजन थेरेपी नहीं देनी खाने के टाइम, नहीं, तब उसको सांस चढ़ने लग जाएगी, खाना नहीं खा पाएगा। इनकरेज हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स बिटवीन मील्स, यस, के दिन में 3 मील्स होनी चाहिए, बीच बीच में हाई प्रोटीन मील्स लेता रहे। स्टीरॉइड्स एंड थियोफाइलिन लेनी है ब्लोटिंग को कम करने के लिए, ब्लोटिंग की मेडिकेशंस नहीं है, आंसर इज ए एंड डी ओनली। 33rd, पेशेंट को सीओपीडी है, डिस्निया हो रहा है और उसकी एक्सपीरेटरी वॉल्यूम है 70%, ठीक है। नर्स एक्सपेक्ट कर रही है कि दैट विल बी इंक्लूडेड ऑन द पेशेंट्स ट्रीटमेंट। 70% उसका मतलब क्या है, वही माइल्ड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यूज ऑफ इनहेलेशन बुडेसोनाइड, दैट इज स्टेरॉइड, लॉन्ग एक्टिंग थियोफाइलिन मिथाइलजैंथिन देंगे, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देंगे, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूटिकासोन एंड साल्मेट्रोल। क्या करेंगे इस पेशेंट को जिसकी 70% हो रही है? यस, आंसर इज बी, प्रोलॉन्ग देंगे, बी ऑप्शन इज राइट। 34th, नर्स कॉल कर रही है पेशेंट को जो अभी डायग्नोज हुआ अस्थमा वाले, केयर कर रही है, सॉरी। नर्स को पता है कि अस्थमा ऑल्सो इज कंसिडर्ड अ साइकोसोमैटिक डिजीज, साइकोसोमैटिक दिमागी बीमारी है ना। फूड एलर्जीज फ्रीक्वेंटली, फूड एलर्जीज के साथ अस्थमा नहीं होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। अस्थमा का ट्रायड होता है पक्का, अस्थमा सेंसिटिविटी टू एसिटामिनोफेन एंड नेजल पॉलिप्स। तो एसिटामिनोफेन नहीं होता, एस्पिरिन के साथ एलर्जी होनी चाहिए रसन। तो एसिटामिनोफेन इज टाइलिनॉल, दैट इज पैरासिटामोल। नहीं, ये ना तो नसेड है ना एस्पिरिन है, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो डी में है जी, GERD के साथ होने लगता है अस्थमा, यस, डी ऑप्शन इज राइट। 35th, पेशेंट को सीओपीडी है और वो रिपोर्ट्स वेकिंग का फ्रीक्वेंटली, वो बोल रहा है कि मुझे रात को बार बार उठना पड़ता है, और पेशेंट सिगरेट लेता है सोने से पहले। कौन सी इंस्ट्रक्शंस हम देंगे ताकि उसको अच्छी नींद आए? डू नॉट स्मोक बिटवीन पीरियड्स ऑफ स्लीप, रात को उठ उठ के स्मोकिंग मत करो, बिकॉज स्मोकिंग स्टिमुलेंट होती है, पेशेंट को फिर नींद नहीं आएगी। यस, ऑप्शन ए इज राइट। आस्क द डॉक्टर अबाउट यूजिंग डायजेपम, नींद की गोलियां ले लो, कभी नहीं बोलेंगे ऐसा। डॉक्टर आपको ब्रोंकोडायलेटर देंगे, नहीं, ये इसके साथ गुड नींद के लिए नहीं होता। डू नॉट यूज ऑक्सीजन थेरेपी एट नाइट, ऐसा करना चाहिए, ये गलत बोल रहे हैं हम। यूज saline nasal sprays for before sleep if experiencing post nasal drip, yes, answer is A and E। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। किसी को क्वेश्चंस में डाउट हो तो पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नो मैम। नो मैम। चलो फिर कल मिलते हैं, एंड आज के क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर